एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी APCR, जिसके नेशनल जनरल सेक्रेटरी नदीम खान एक सामाजिक कार्यकर्ता और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट से जुड़े हुए, जिन्होंने हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़, मजलूमों के ऊपर जुल्म हो रहे उनकी आवाज़, और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो जेलों में बंद हैं CAA NRC के नाम पर, उनके लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। अब उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है। दरअसल पिछले हफ्ते भर पहले नदीम खान ने APCR की तरफ से एक एग्ज़िबिशन लगाई गई थी हैदराबाद में, और उस एग्ज़िबिशन का मकसद सिर्फ इतना ही था कि 2014 से लेकर के अभी तक, यानी जब से नरेंद्र मोदी इख्तिदार में आए हैं और भाजपा की हुकूमत इस देश में चल रही है, तब से लेकर के अब तक जितने भी दंगे और पंगे हुए हैं, चाहे उसमें मॉब लिंचिंग के मामलात हों या अलग अलग तरह के केसेस हों, देश से जुड़े हुए हेट स्पीचेस और हेट क्राइम्स के जुड़े हुए मामलात हों, या फिर नेशनल लीडर्स हों जिनका ताल्लुक़ भाजपा से है, उन सबको उस प्रदर्शनी में यानी उस एग्ज़िबिशन में दिखाया और दर्शाया गया था। नदीम खान की जो वीडियो वायरल हुई है उसको हमने भी हिंदुस्तान लाइव पर आप लोगों को दिखाया था। लोगों ने घर घर उस वीडियो को देखा, क्योंकि उसमें मैंने जैसे कहा कि पिछले 10 साल का पूरा लेखा जोखा पेश किया गया भाजपा की नरेंद्र मोदी हुकूमत काबिज़ होने के बाद, और भारत में किस तरीके के हालात थे, चाहे मॉब लिंचिंग में यानी जो गौमांस के नाम के ऊपर मारा गया, गौ हत्या के नाम के ऊपर इंसानों की हत्या की गई है, या उसके अलावा जितने भी हेट क्राइम्स हुए हैं, हेट स्पीचेस हुई हैं, या जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, लीडर्स ने जो कुछ बोला है, वो सब कुछ इस प्रदर्शनी में दिखाया गया था। उसी एग्ज़िबिशन में का एक छोटा सा हिस्सा 4-5 मिनट का हमने भी आप लोगों को दिखाया था। लेकिन क्या हुआ कि अचानक साउथ ईस्ट दिल्ली के शाहीन बाग थाने में एक FIR दर्ज की जाती है आनन फानन में, और उस FIR को दर्ज करने के बाद में जो नदीम खान के ख़िलाफ़ थी, पुलिस उनको गिरफ़्तार करने के लिए बिना वारंट के, बिना कोर्ट के ऑर्डर के या बिना किसी चीज़ के पहुंच जाती है हैदराबाद। वहां जब जाते हैं तो जाहिर है इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स इनके पास में, ना ही कोई सर्च वारंट था और ना उनको हैदराबाद से दिल्ली लाने का किसी तरीके का कोई भी ऐसा ठोस प्रमाण था कि उनको लाया जा सकता है FIR के बाद में। लिहाजा शाहीन बाग के SHO हो या उनके ज़रिए बनाई गई पूरी टीम हो, वो वापस बेरंग लौट आती है दिल्ली। नदीम खान गिरफ़्तार नहीं होते, लेकिन FIR दर्ज हो गई सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक एग्ज़िबिशन में हर वो कुछ दिखाया जो आप लोग देख चुके हैं। मैं चाहता हूं कि एक मर्तबा उस एग्ज़िबिशन का जो कुछ उसमें वो बता रहे हैं, एक छोटा सा हिस्सा फिर से चलाना चाहता हूं, ताकि आप लोग देखें और समझें क्या कुछ इसमें उन्होंने गलत किया है। एक बार देखिए ज़रा नदीम खान की उस वीडियो को। उनकी यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। ज़मज़म परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। जो जुल्म हुए हैं, सरकार आई, मोहसिन शेख को कत्ल कर दिया गया, मस्जिद की सीढ़ी पे अखलाक हुआ, नजीब हुआ, रोहित वेमुला, हाफिज जुनैद, पहलू खान, अफराजुल, अलीमुद्दीन, जुबूद, फिर शाहीन बाग का मसला हुआ, फिर दिल्ली में दंगा हुआ, जामिया में पिटाई हुई, ये सारे के सारे वाक़यात, फिर ये मणिपुर, ये 10 साल के पूरे वाक़यात हैं। ये हेट क्राइम जो क्या है, किसको कहते हैं, कैसे होता, हेट क्राइम के तहत किसको किसको मारा गया, मजलूम अंसारी, मोहसिन शेख, जुनैद, ये सारे वो लोग हैं। उसके बाद ये हेट स्पीच के ज़रिए जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, ये लोग हैं। इसमें से कपिल मिश्रा हैं, योगेश्वर आचार्य हैं, आसाम का चीफ मिनिस्टर है, अमित शाह है, परवेश वर्मा है, अनुराग ठाकुर, मोदी खुद हैं, और ये उत्तर प्रदेश का एक MLA है। उसके बाद ये हेट स्पीचेस कितनी 2023 में कितनी ज़्यादा हुई, और ये सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया और मीडिया में फैला रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ हमने ऑलरेडी केस किया हुआ है। इस केस को हम जीत चुके हैं, जिसमें इन पे फाइन हुआ, कंटेंट हटाया गया और माफ़ीनामा चलाया। अब इस हेट क्राइम से कैसे बचा जाए, तो ये हमारे मैकेनिज़्म की बातचीत है उससे। ये बुलडोज़र का पूरा सेटअप है कि कहाँ कहाँ कैसे बुलडोज़र चले, कैसे लोगों को पीटा गया, ये आसाम में कैसे जंप किया उसने, उत्तर प्रदेश में 1535 घर गिराए, 260 घर 59 घर मध्य प्रदेश में, ये उसकी पूरी बातचीत और
ये कोर्ट मध्य प्रदेश ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये पूरा डिस्कशन है। और ये पूरे मकानात हैं जो गिराए गए, ये नूह में है, ये भीलवाड़ा में है, ये अपने जावेद मोहम्मद साहब का मकान है, अपने रुकन जमात नाज़िम शहर इलाहाबाद। उसके बाद जो है ये नावगांव आसाम है, फिर ये आसाम है, फिर जो है बुलडोजर पर, फिर ये हरियाणा है, ये मध्य प्रदेश वाला जो आप बता रहे थे छतरपुर में, इसमें गाड़ियाँ भी तोड़ दी उसकी, ये जहांगीरपुर जो हाल में हुआ सर 3 महीने बाद। अब हम लोगों ने बुलडोजर को उठा के सुप्रीम कोर्ट से डंप कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कारकुन कबूल फरमाए। पुलिस जिस तरह से जाती करती है कि 18,000 इंसाफ इनकाउंटर किए हैं, पैरों में गोली मारी, ये उसका सिंबल है। फिर ये सीए का टाइमलाइन है, कैसे 2016 में सीए इंट्रोड्यूस हुआ, फिर एनआरसी आया, फिर एनआरसी आसाम की लिस्ट आई, फिर शाहीन बाग हुआ, फिर शाहीन बाग के साथ दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए, फिर जामिया में पिटाई हुई, फिर हम लोगों को यहाँ 19 दिसंबर को ये मैं हूँ, ये उमर है, हम सबको एक साथ जेल में डाल दिया गया। फिर ये जामिया के स्टूडेंट का ये फिर पूरा मूवमेंट है। फिर ये दिल्ली में जो दंगा हुआ, ये शाहीन बाग है, ये एक अमन की चादर वहाँ की औरतों ने बिनी थी बंगलौर में, ये उसकी है। यही वो वीडियो है जिसको आप पहले भी देख चुके हैं। क्या कुछ गलत है? जो कुछ घटना घटित हुई हैं 10 साल में भारत के अलग अलग राज्यों में, जिनमें असम से लेकर के गुजरात तक और गुजरात से लेकर के यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब कुछ इस एग्जीबिशन में दिखाया दर्शाया गया था। यही नदीम खान ने बोला था। इसी मसले में इनके खिलाफ FIR हुई है और इनको एक नोटिस जारी किया गया है कि आप 5 घंटे के अंदर अंदर पेश हो जाइए। उसके बाद हुआ कि 5 दिन के अंदर अंदर पेश हो जाइए। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। इस मामले को लेकर के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है और उसमें नदीम खान से जुड़ा ही मसला नहीं बल्कि जो कुछ इस वक्त में देश में चल रहा है उन तमाम इश्यूज़ उसको भी उठाया गया है। चाहे संबल का मामला हो, चाहे अजमेर की दरगाह का मामला हो, या फिर बदायूं की बात हो, या कहीं और दूसरे मकामात की, सब कुछ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग लोगों ने उठाया है। चाहे बेगम सईदा हमीद हो या मनोज झा हो या और दीगर दूसरे लोग हों, सभी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। सांप्रदायिकता फैलाने का, अलगाववाद फैलाने का और 196 और 353 भारतीय न्याय संहिता के उस FIR में लगाए गए हैं, ये कह के कि नदीम खान जो कि APCR के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने इस देश में होने वाले सांप्रदायिक हिंसा के और सांप्रदायिक भेदभाव के, मॉब लिंचिंग के और हेट स्पीच के इंस्टेंसेस को बतौर APCR के जनरल सेक्रेटरी महज डॉक्यूमेंट किया है। और जो वीडियो जिसके बेसिस पे वो FIR रजिस्टर की गई है, उसमें वो उन जो डॉक्यूमेंटेशन का उन्होंने एक म्यूजियम सा एक प्रदर्शनी लगाई थी किसी फेयर में 17 नवंबर को। वो उसमें दो लोग किसी को दिखा रहे हैं कि क्या APCR ने इसमें काम किया है और क्या इस देश में सांप्रदायिक FIR क्राइम्स जुर्म हुए हैं। तो अगर हम देखें जो सेक्शन पे लगाए गए हैं 196 और 353, जो कि सांप्रदायिकता फैलाने और सांप्रदायिक भेदभाव और अलगाववाद फैलाने से ताल्लुक रखते हैं, वो प्रोविजंस जो उनकी प्रदर्शनी है उसमें वो दिखा रहे हैं कि ये वो व्यक्ति विशेष हैं जिनके खिलाफ हेट स्पीच की FIR दर्ज की गई है। वो दिखा रहे हैं कि ये वो पीड़ित हैं या ये वो विक्टिम्स हैं जो मॉब लिंचिंग का शिकार हुए हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये यहाँ पे बुलडोजर जस्टिस के नाम पे जो ये लोगों के घर डिमोलिश करने का जो अब एक चलन चला है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, ऑर्डर पास किया है, ये वो लोग हैं जो उससे पीड़ित हैं। तो ये सिर्फ प्रदर्शित करने वाली एक NGO के खिलाफ आप वो FIR कर रहे हैं। और उसमें अफसोस की बात यह है कि ये हेट स्पीच, सांप्रदायिक भाषण देने वाले जिन लोगों का उनकी प्रदर्शनी में जिक्र है, उनके खिलाफ FIR करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर
की आवश्यकता होती है। जब सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट से या तो ऑर्डर करता है या उनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगता है कि आपने ये देखिए ये भाषण हुआ, इसमें आपने क्या एक्शन लिया, तो जाके एफआईआर रजिस्टर होती है। और जो व्यक्ति कहता है कि ये देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने सांप्रदायिक भाषण दिया और उनके खिलाफ आज कार्यवाही चल रही है और उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो चुकी हैं, उसके खिलाफ एफआईआर इतनी तेजी से रजिस्टर होती है कि उसकी एफआईआर रजिस्टर होती है 30 तारीख को, 29 तारीख को उसके घर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस को पता चलता है कि वो बैंगलोर में है, तो 1 बजे 30 तारीख को दोपहर में एफआईआर रजिस्टर होती है। 5:30-6 बजे तक पुलिस जो है बैंगलोर में उनके भाई के घर पहुंच चुकी है उनको गिरफ्तार करने के लिए। हालांकि किसी को, दिल्ली पुलिस को किसी दूसरे स्टेट में जाके किसी को गिरफ्तार करने के लिए जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, उसका पालन नहीं किया जाता। तो ये दरअसल जो सबसे बड़ा मुद्दा इसमें निकल के आता है वो ये है कि वही स्टेट मशीनरी अपना चलन, अपने एक्शंस जो है बिल्कुल बदल लेती है। इस पे निर्भर करता है ये कि उसमें मुजरिम कौन है और पीड़ित कौन है। तो मुजरिम और पीड़ित के बदलने से, उनके नामों के बदलने से अगर पुलिस और हमारी न्याय व्यवस्था अपना रवैया बदल लेगी तो वो एक बहुत ज्यादा चिंता का विषय होगा। और इसीलिए हम सब लोग यहां आए हैं कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाता है और वो इतनी तेजी से लिया जाता है, इतनी मुस्तैदी से लिया जाता है। हालांकि एफआईआर को पढ़ने पे जो स्टेटमेंट्स है, आज नदीम खान की पिटीशन हाईकोर्ट में क्योंकि पेंडिंग है तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो एफआईआर के पढ़ने से, क्योंकि मैं उस केस में नहीं हूं, मैं कह सकता हूं एक वकील होने के नाते कि मुझे इसमें कोई ऑफेंस नजर नहीं आ रहा। जो एफआईआर में कथन है उसको सच भी मान लिया जाए तो भी उसमें कोई मुझे ऑफेंस नजर नहीं आ रहा। जो एफआईआर में आज पढ़ रहा हूं उसकी बिना पे वो क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या वो उसमें बढ़ाने की कोशिश करते हैं मैं नहीं जानता। और उसमें ये भी एक बहुत जरूरी चीज है कि दोनों सेक्शन जो उन पे लगाए गए हैं वो 3 साल और से कम की सजा वाले हैं। और अनिश कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 7 साल से कम की सजा हो तो गिरफ्तारी से पहले पूछताछ का आपको नोटिस देना चाहिए उनको। तो इसलिए जो मुस्तैदी पुलिस ने इसमें दिखाई, उनको बैंगलोर पहुंच गए उनको दिल्ली लेके आने के लिए, हालांकि वो उनके साथ नहीं आए। उन्होंने कहा कि भाई आपके पास वारंट है, नहीं है, आप किस बिना पे मुझे गिरफ्तार करने आए वगैरह वगैरह। तो इसलिए हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक और आज कोर्ट ने भी उनको सुरक्षा दी है फ्राइडे तक जब उस केस की सुनवाई होगी। लेकिन ऐसे केस में गिरफ्तारी होनी ही नहीं चाहिए। तो ये फिर एक चिंता का विषय बन जाता है कि उसमें क्या ऑफेंस है, क्या जुर्म है और क्या उसमें कथन है, क्या उसकी सजा है। इस पे निर्भर करना चाहिए कि न्याय व्यवस्था उसमें क्या कार्रवाई करती है, न कि इसमें कि वो व्यक्ति कौन है जिसके खिलाफ वो एफआईआर की गई है और व्यक्ति का नाम बदलने से न्याय व्यवस्था का रवैया बदल जाए। ये नहीं होना चाहिए और ये अगर हो तो चिंता का विषय है हमारे देश के लिए। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।